हेलो एंड वेलकम टू क्लास। हम अपना पिछले चैप्टर में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जाना, पढ़ा, समझा। सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन हमने देखा कि किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है और वर्तमान में उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के पावर्स यानी ज्यूरिस्डिक्शंस, क्षेत्राधिकार क्या हैं, उसके बारे में पढ़ा। आज इसी को कंटिन्यूस करते हुए हम बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारी जो न्यायिक शासन, जो न्यायिक व्यवस्था है या जिसको हम बोलते हैं जुडिशरी सिस्टम है, वो तभी अच्छे से और ईमानदारी से काम कर पाएगी जब वो किसी भी तरह के प्रेशर से, किसी भी तरह के हस्तक्षेप से मुक्त हो, यानी स्वतंत्र रूप से काम करती हो। क्योंकि हमारी न्याय जो पालिका है, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया है और ऐसे अधिकार का वह स्वतंत्रता के साथ पालन कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वह किसी भी तरह के नियंत्रणों या हस्तक्षेप से मुक्त हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो वो स्वतंत्रता तीन रूपों में सामने आती है। पहला, न्यायपालिका शासन के अन्य अंगों के अतिक्रमण से स्वतंत्रता हो, यानी जो संसद है या कार्यपालिका है, दूसरे जितने अंग है उनसे वह स्वतंत्र रहे, वह अतिक्रमण से मुक्त रहे, कोई भी उसके कार्य में अड़ंगा या बाधा न डाल सके। दूसरा, न्यायपालिका के निर्णय और आदेश कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो, कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्णयों को प्रभावित ना कर पाए। और तीसरा, न्यायपालिका के निर्णय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो, यानी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका न्यायपालिका के दिए जो डिसीजंस हैं वह उनमें किसी भी तरह का इंटरफेयर ना करे। इस तरह से इतना कुछ होने पर ही जो स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। हमारे संविधान में ही सर्वोच्च न्यायालय को, जो कि जिसको हम संविधान का कस्टोडियन मानते हैं या जिसको हम प्रजातंत्र का पहरेदार मानते हैं, उसको स्वतंत्र रखने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। वो व्यवस्थाएं इस प्रकार है, हम संक्षेप में समझेंगे। सबसे पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो सबसे पहला प्रावधान किया गया है वो ये है कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है, यानी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। दूसरा, लंबी कार्यावधि और कार्यविधि की सुरक्षा, यानी लॉन्ग टर्म एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। न्यायाधीश ईमानदार रहे, निष्पक्ष न्याय दे सके, इसके लिए उनका जो कार्यकाल है वो एक लंबा कार्यकाल दिया गया है। हमारे यहाँ पर पहले न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वह 62 ईयर और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 ईयर्स की आयु तक बना रहता है। साधारण परिस्थितियों में किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी जज को अपनी सर्विस से नहीं हटाया जा सकता। उसको सर्विस से हटाने के लिए जो राष्ट्रपति के को हटाने का जो प्रावधान है, इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, वो महाभियोग के द्वारा ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अतः उसके टेन्योर की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। तीसरा, पर्याप्त वेतन और संसदीय नियंत्रण से परे। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है। 1 लाख रुपए तक वेतन पहले दिया जाता था, वर्तमान में इसको और बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी उनको वेतन और वेतन के साथ बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं। और वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त समय को छोड़कर संसद उनके वेतन भत्तों को कम नहीं कर सकती, बढ़ा जरूर सकती है लेकिन उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं हो सकती। ये न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए एक कदम उठाया गया है। फिर बात आती है कार्यपालिक प्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति, पावर्स टू मेक रूल्स टू रेगुलेट देयर प्रोसीजर। न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय अपनी कार्य प्रणाली, जो अपना जो वर्क प्रोसेस है, वह उसके लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए
जो रूल्स मेकिंग है या जो नियम बनाने का कार्य है वो स्वयं करती है, सरकार की कोई और दूसरी संस्था नहीं करती है। कर्मचारी वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण, कंट्रोल ओवर पर्सोनल। न्यायपालिका अपने अधीन कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, यानी वह न्यायपालिका के अधीन होते हैं और उसकी सेवा जो शर्तें हैं, सेवा की शर्तें उन कर्मचारियों की न्यायपालिका स्वयं निर्धारित करती है। उसके बाद उन्मुक्तियाँ, इम्यूनिटीज़ जिसकी हम बात करें, तो न्यायपालिका के निर्णय जो होते हैं या उनके कार्य होते हैं वो आलोचनाओं से परे होते हैं, यानी संसद भी न्यायाधीशों के ऐसे कार्यों पर जो अपने कर्तव्य पालन करते हेतु उन्होंने जो निर्णय दिए हैं या जो कार्य किए हैं उनकी आलोचना नहीं कर सकती, या हम जो कहें विचार विमर्श या उन पर किसी भी प्रकार की बहस डिबेट नहीं कर सकती। उसके बाद बात करते हैं अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन टू प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। कोई भी न्यायाधीश या जज जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, वह रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यानी वह वकालत नहीं कर सकता। अब इससे आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो एक जज रह चुका हो पहले, अगर वह पुनः उसी न्यायपालिका में वकालत करने जाएगा तो अपने पूर्व पद के आधार पर वह उसके निर्णयों को प्रभावित करना की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसकी वकालत करने पर, सर्विस के बाद वकालत करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सब व्यवस्थाएं न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए संविधान में ही कर दी गई है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी हमारी जो न्यायपालिका है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के समान शक्तिशाली नहीं है। उसके कुछ कारण यहाँ पे दिए गए हैं कि जो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय है वह विधि प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आधार पर निर्णय करती है, जबकि हमारे यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ के आधार पर निर्णय करती है। यानी प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये है कि जो संविधान में लिखा गया है, हमारी न्यायपालिका केवल उन लिखे हुए शब्दों का विवेचन मात्र कर सकती है, जबकि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून या संविधान क्या कहता है के आधार पर निर्णय नहीं करती, बल्कि वह क्या कहना चाहता होगा, यानी इस आधार पर क्या होना चाहिए उसके आधार पर वह निर्णय करती है। फिर दूसरा अगर है तो अमेरिका में जो जजेज हैं उनका कार्यकाल आजन्म होता है, यानी वह जब तक जिए तब तक चाहें तब तक जज का जो अपने पद पर बने रह सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर 65 ईयर्स की आयु तक ही जज बने रह सकते हैं। अमेरिका में न्यायालय द्वारा अवैध कानून किसी भी रूप में लागू नहीं हो सकता, जबकि भारत में अवैध घोषित कानून अध्यादेश के रूप में लागू हो सकता है। ऑर्डिनेंस व्यवस्था हमारे यहाँ पर है, यानी अगर कोई कानून जुडिशियल रिव्यू के बाद जो डिसॉल्व कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया हो, तो उसको संसद में अध्यादेश लाकर लागू किया जा सकता है। ये भारत में है, लेकिन अमेरिका में अध्यादेश लागू करने की शक्ति नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका और भारत में न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसमें कुछ अंतर है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में हमारी न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, और एक हद तक कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं के कारण न्यायपालिका निष्पक्ष बने रह सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, जुडिशरी के लिए जो किया गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज जो है वह, उसके बाद टेन्योर, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस, रिमूवल एंड रेम्यूनरेशन, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छे से इनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करती रहे।